हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जेसीएस से श्वेता दीक्षित आपका अपनी हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी पुस्तक स्पर्श का गद्य खंड का पहला पाठ बड़े भाई साहब के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न दिया मौखिक प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कथानायक की रुचि खेलने कूदने, ऊधम मचाने, घूमने फिरने, गप्पे मारने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर कार बनाने तथा पतंगबाजी आदि में थी। अगला प्रश्न दिया है बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे। तो इसका उत्तर है बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते थे कहाँ थे। क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय एक ही सवाल पूछते थे कहाँ थे। तीसरा प्रश्न दिया है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। तो इसका उत्तर है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। उसने पढ़ना लिखना छोड़कर मटर गश्ती, खेलना कूदना, घूमना फिरना व पतंगबाजी करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वह पढ़े ना पढ़े अच्छे नंबर से पास हो ही जाएगा। चौथा प्रश्न दिया है बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। इसका उत्तर है बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वे कक्षा 9 में पढ़ते थे। कितने वर्ष बड़े थे? 5 वर्ष बड़े थे और कक्षा 9 में पढ़ते थे। पांचवा प्रश्न है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो इसका उत्तर है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी या किताब पर व्यर्थ की बातें बार बार लिखते या पक्षियों, पशुओं आदि के चित्र बनाते थे। अब हम देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। यानी लिखित का पहला प्रश्न देखना है छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। तो इसका जवाब लिखना है हमें छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा था कि वह आगे से खूब जी लगाकर अपनी पढ़ाई करेगा, बड़े भाई को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा और खेलों से दूर रहेगा। लेकिन पहले ही दिन मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती के कारण वह उसका पालन नहीं कर पाया। अब देखना है हमें लिखित का दूसरा प्रश्न। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका जवाब है एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उसे घमंडी बताया। उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए आने वाली कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। अगला देखना है प्रश्न क्रमांक 3 में। इसमें लिखा है बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। तो इसका जवाब है बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई को स्वयं गलत मार्ग पर चलने इसका आंसर फिर से सुन लीजिए। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यदि वह स्वयं गलत मार्ग पर चलते तो वह छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे।
अपने नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। आगे लिखना है प्रश्न क्रमांक 4 में। लिखित का प्रश्न क्रमांक 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते और क्यों? तो इसका जवाब लिखना है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते कि उसे दिन रात पढ़ना चाहिए और खेल कूद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे समय व्यर्थ ही नष्ट होता है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में पड़े रहोगे। ऐसा वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए करते थे। अगला लिखित का 5वां प्रश्न है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? इसका जवाब है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फायदा उठाते हुए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और अपनी मनमानी पर उतर आया। वह बड़े भाई से छिपकर दूसरे बच्चों के साथ पतंगबाजी में लग जाता। उसे विश्वास हो गया कि वह पढ़े ना पढ़े पास हो जाएगा। हमारे विचार से छोटे भाई का यह व्यवहार अनुचित है। क्योंकि छात्र जीवन में खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई को विशेष महत्व देना नितांत आवश्यक है, जबकि छोटा भाई अनुभवहीन और अभिमानी होने के कारण पढ़ाई की अवहेलना कर रहा था। अब देखना है हमें लिखित का खा खंड। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार लिखिए। तो इसमें हमें इसका आंसर लिखना है, छोटा भाई अनुभवहीन था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता था। यदि बड़े भाई साहब उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और अपना समय खेल कूद में ही गवा देता। उसे बड़े भाई की डांट का डर था, इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई, विषयों की कठिनाइयों का पता लगा, अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। अब इस खाखंड का दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने समुची शिक्षा को किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो इसका उत्तर लिखना है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने शिक्षा के जिन तौर तरीकों पर व्यंग किया है उनमें सर्वाधिक प्रमुख है रटकर पढ़ाई करना। इसका साक्षात प्रमाण है बड़े भाई, जो दिन रात पुस्तक के एक एक शब्द को रटते रहते हैं और उनका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते। इसके अतिरिक्त खेलकूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर ही जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। अब हम देखेंगे खा खंड का तीसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन को की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया को देखकर आती है। वही व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने और समझने का अधिक अनुभव होता है। यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। असली बात है उस पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना व लागू करना। जीवन का व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण के लिए, घरों में बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटते हैं। अब इसी खा खंड का चौथा प्रश्न है,
छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? इसका आंसर है, छोटे भाई को खेलना बहुत पसंद था। वह जब बहुत खेलने के बाद भी उसने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो उसे स्वयं पर अभिमान हो गया। अब उसके मन में बड़े भाई का डर भी जाता रहा। एक दिन पतंग उड़ाते समय उसे बड़े भाई ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाने और अगली कक्षा की पढ़ाई की कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि वह कैसे उसके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोंट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई की ही प्रेरणा रही है। इससे उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। खा खंड का ही 5वां प्रश्न है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो इसका जवाब है, बड़े भाई साहब अध्ययनशील, परिश्रमी एवं धुन के पक्के हैं। चाहे उन्हें समझ में ना भी आए फिर भी परिश्रम करते रहते हैं और छोटे के मार्गदर्शक भी हैं। वह अपने छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। उपदेश देने की कला में भी विशेषज्ञ हैं। वे अपने छोटे भाई को उपदेश देते समय अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं। अनुशासन प्रिय एवं सिद्धांतों में विश्वास करने वाले थे। खाखंड का ही 6वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो इसका जवाब है, बड़े भाई साहब अध्ययनशील, परिश्रमी एवं धुन के पक्के हैं। चाहे उन्हें समझ में भी न आए फिर भी परिश्रम करते रहते हैं। वे छोटों के मार्गदर्शक भी हैं। वह अपने छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। वे उपदेश देने की कला में भी विशेषज्ञ हैं। वे अपने छोटे भाई को उपदेश देते समय अनेक प्रकार की उदाहरण देते हैं। वे अनुशासन प्रिय एवं सिद्धांतों के विश्वास करने वाले हैं। अब इसी का 6वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब की जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा गया है? तो इसमें हमें इसका जवाब लिखना है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार अनुभव से ही मनुष्य को जीवन की सही समझ आती है और वह बिगड़े हुए कामों को भी सही कर लेता है। घर के छोटे बड़े काम से लेकर घर के बाहर के विशेषपूर्ण कार्यों में भी अनुभव काम आता है। उन्होंने अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए दादाजी, अम्मा जी और हेडमास्टर साहब के उदाहरण दिए। खाखंड का ही लास्ट प्रश्न है, बताइए पाठ के किन अंशों से यह पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? मतलब का प्रश्न क्रमांक 7 का प्रश्न है ये। तो इसका जवाब लिखना है, पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देता। वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के लिए आदर का भाव आ गया। अब 7वें प्रश्न का खा है, भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। इसका उत्तर लिखना है, बड़े भाई को जिंदगी का बड़ा अनुभव है। वे जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई और कुशलता से परिवार का पालन किया है। वह यह भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही वह छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। अभी प्रश्न क्रमांक 7 का गा है। इसमें लिखा है, भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। इसका जवाब है, संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे थे। उन्होंने ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहासा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये उनके भीतर का
बच्चा होने का प्रमाण था। अब 7वें प्रश्न का ही घा है, भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे। इसका उत्तर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को ज्यादा खेलने के लिए डांटते, उसको भला बुरा समझाते, गलत सही को समझाते। वह चाहते थे कि उनका छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। अब हमें देखना है गा खंड का। गा खंड में लिखा है, निम्नलिखित के आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहला दिया है, इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। तो इसको हम आश्रय स्पष्ट करते हैं। इसमें लिखना है, बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास हो तो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि के विकास से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। इसीलिए इम्तिहान पास कर लेने से अधिक महत्वपूर्ण बात अनुभव का होना व व्यक्ति का बुद्धिमान होना है। अगला है दूसरा वाला। इसमें लिखा है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़ियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका था। इसका लिखना है, लेखक हर समय अपने खेल कूद सैर सपाटे में मस्त रहता और बड़े भाई से डांट खाता रहता, परंतु फिर भी खेल कूद नहीं छोड़ता। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोह माया नहीं छोड़ता, उसी प्रकार छोटा भाई खेल कूद नहीं छोड़ता था। बुनियाद ही पुख्ता ना हो। अगला है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। इसका जवाब लिखना है, बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव कमजोर हो तो उस पर मंजिलें खड़ी नहीं हो सकती। यानी अगर पढ़ाई का शुरुआती आधार ठोस नहीं हो तो मनुष्य आगे चलकर कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी बहुत जरूरी है। गा खंड का लास्ट है और चौथा और लास्ट है, आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पवन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। इसका लिखना है, लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थीं और मन पतंग रूपी राहगीर की तरह उसे पतंग एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी जो धीरे धीरे नीचे आ रही थी और वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। ये हमारे प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। भाषा अध्ययन का अगला वीडियो मैं डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।